नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के भूगर्भिक इतिहास के बारे में। इससे पहले की जो हमने 2 क्लासें की हैं, वो केवल भारत के सामान्य परिचय को लेकर थी, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ों को समझने का प्रयास किया था। जिसमें भारत की स्थिति को समझा, भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएँ हैं भारत की वो समझी, भारत के राज्यों की किन देशों के साथ सीमाएं लगती हैं उन चीजों के बारे में समझा। अब हम जो फिजिकल ज्योग्राफी है, उस फिजिकल ज्योग्राफी का जो बेसिक टॉपिक है आपका, उस टॉपिक को सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, जिसको कहा जाता है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। हमें डायरेक्ट माउंटेन्स प्लेटूस नहीं पढ़ने की, डायरेक्ट हम स्टार्ट कर दें, यहाँ पर हम माउंटेन स्टार्ट कर लें, प्लेटू स्टार्ट कर लें। इस पूरी फिजिकल ज्योग्राफी का जो बेस है, जिसके ऊपर ये फिजिकल पूरा वर्क करेगा, कैसे माउंटेन्स बने, कैसे प्लेटूस का फॉर्मेशन हुआ, रॉक्स का कैसे फॉर्मेशन हुआ, मतलब पूरे का पूरा इंडिया जो कॉन्टिनेंट है, जो सब कॉन्टिनेंट है, इस पूरे का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, प्लेटूस कैसे बने, प्लेन्स कैसे बने, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इन सारी चीजों की एक हिस्ट्री हमें पढ़नी होती है। हिस्ट्री का मतलब होता है कि हमें एक डेवलपमेंट को समझना होगा कि आखिर इसका एक विकास क्रम किस तरीके से कार्य करता है। तो आज का जो क्लास रहेगा वो जूलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, या आप इसको जूलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का भूगर्भिक इतिहास भी कह सकते हैं। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम भारत की प्लेट विवर्तनिकी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम भारत के पर्वत पठार, जिन चीजों का आपको इंतजार है कि पर्वत पठार कब स्टार्ट होंगे, उन चीजों पर हम आएंगे। तो जूलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया में हमें यह समझना होता है कि जो चट्टान सिस्टम है भारत का, जो पठारी सिस्टम भारत का बना हुआ, वो किस तरीके से बना हुआ है। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए आपको याद रखना है कि भारत में पूरी की पूरी जो जूलॉजिकल हिस्ट्री है वो वर्क किस प्रकार से करती है, किस तरीके की चट्टानें हमें भारत के अंदर देखने को मिलती हैं, और उन चट्टानों का विकास क्रम हमें किस प्रकार से देखने को मिलता है। क्योंकि भारत में कोई एक प्रकार की चट्टानें नहीं मिलती, भारत के अंदर बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। इन विविधताओं का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ होगा, हमें इन सारी चीजों को समझना है। तो यहां पर आप कुछ एक थ्योरी में आपको दिखा रहा हूं, उसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ हमें विभिन्न प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, अलग अलग प्रकार की जलवायु, मिट्टी, वनस्पति और स्थलाकृतियां मिलती हैं। मतलब भारत के अंदर एक विविध प्रकार की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जलवायु में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, चट्टानें, मिट्टियां, वनस्पतियां, स्थलाकृति, हर जगह पर हर प्रकार की अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। यदि इन सबके मूल में देखा जाए तो इन सबके लिए भारत की भूगर्भिक इतिहास यानी संरचना ही जिम्मेदार है। तो इतनी ज्यादा जो भारत के अंदर एक जूलॉजिकली डाइवर्सिटी पाई जाती है, इन सारी चीजों का जो बेस है, जो मूल आधार है, वो क्या है, भूगर्भिक इतिहास ही होगा। तो अगर हम भूगर्भिक इतिहास को नहीं पढ़ते तो हमें यह नहीं मालूम पड़ेगा कि विभिन्न प्रकार की चट्टानें क्यों पाई जाती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जलवायु क्यों पाई जाती है, मिट्टियां, वनस्पतियां और स्थलाकृतियां अलग अलग क्यों पाई जाती हैं। भारतवर्ष में संरचनात्मक विविधता देखने को मिलती है। यहाँ की संरचना में प्राचीन अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति के समय के शीतलन से बनी आग्नेय चट्टानें, मतलब भारत की स्थलाकृति के अंदर प्राचीन से प्राचीन चट्टानें भी देखने को मिलती हैं, और नवीन जो भारत में जलोढ़ देखने को मिलता है वो भी हमें भारत के अंदर देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं भारत के अंदर एक बड़ी जैव विविधता देखने को मिलती है। प्राचीन चट्टानों से लेकर नवीन चट्टानें भारत में देखने को मिलती हैं। या प्राचीन चट्टानें प्रायद्वीपीय पठार में देखने को मिलती हैं, तो वहीं गंगा और तटीय क्षेत्रों में जलोढ़ के निक्षेप देखने को मिलते हैं। मतलब पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टान प्रणाली भी भारत में देखने को मिलती है, और सबसे नवीन जो जलोढ़ के फॉर्मेशन है वो भी भारत में देखने को मिलते हैं। इसलिए भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। अब यहां पर हम पूरे सिस्टम को समझने से पहले कुछ चट्टानों के प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे कि चट्टानें कितने प्रकार की पाई जाती हैं। तो सामान्यतः चट्टानों को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 3 प्रकार? एक कहलाती हैं आपकी आग्नेय चट्टानें, दूसरी कहलाती हैं अपसादी चट्टानें, तीसरी कहलाती हैं रूपांतरित चट्टानें। इन तीनों चट्टानों में डिफरेंस क्या होता है, एक सामान्य में आपको तरीके से बताने का प्रयास करूंगा।
तो इन तीनों चट्टानों की अगर हम बात करें, सबसे जो प्राथमिक चट्टानें हैं, जब भी हम बेसिक रॉक या प्राथमिक चट्टानों की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन या प्राथमिक चट्टानें हैं उनको कहा जाता है आग्नेय चट्टानें। तो इन चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो आपका नाम से क्लियर है, आग्नेय का मतलब लिया जाता है अग्नि से, इसलिए इनको अग्नि चट्टानें भी बोला जाता है। इसका मतलब इनका जो निर्माण है वो कहीं ना कहीं लावा या मैग्मा के निक्षेप से हुआ है। तो इसलिए भारत में सबसे जो पुरातन चट्टानें मिलती हैं वो कौन सी मिलती है, आग्नेय चट्टानें मिलती हैं। दूसरा जो चट्टान का स्वरूप मिलता है वो हमें अवसादी चट्टानें मिलती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक से जब भी हमें मिलेंगी तो इन चट्टानों का जो निर्माण है वो सिंपली याद रखना कि अवसादीकरण की प्रक्रिया से होता है। तो इसमें एक अवसादीकरण मिलेगा, मतलब पहले अवसाद बनने चाहिए और उसके बाद इस अवसादीकरण का सीमेंटेशन होना चाहिए। सीमेंटेशन मतलब जैसे सीमेंट का मतलब होता है चीजों को जोड़ना, उसी को कहते हैं सीमेंटेशन, या जमाव कह सकते हैं इसको सामान्य भाषा में। इनका जमाव होना बहुत जरूरी है। तीसरे प्रकार की चट्टानें कहलाती हैं वो कहलाती हैं कायांतरित चट्टानें। इन चट्टानों का टॉपिक हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, यहां पर केवल थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, इस मेटामॉर्फिक का जब भी निर्माण होता है तो ये ताप एवं दाब, अगर किसी चट्टानों पर टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाया जाए तो ताप एवं दाब बढ़ाने से इन चट्टानों का निर्माण होगा। तो सबसे जो मूल चट्टानें मिलती हैं वो आपको आग्नेय चट्टानें मिलती हैं, फिर अवसादी चट्टानें, और उसके बाद आप याद रख सकते हैं कांतरी चट्टानें। 3 पॉइंट सिर्फ याद रखना, जब भी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होगा इसमें एक प्रोसेस यूज की जाती है मेल्टिंग। तो सबसे पहले आपको किसी भी चीज को मेल्ट करना होगा और मेल्ट करने के बाद आपको उसको कूलिंग करनी होगी। तो अगर आप किसी भी चीज में मेल्टिंग एंड कूलिंग की प्रोसेस करते हैं तो वो आपके आग्नेय चट्टान में परिवर्तित हो सकती है। जैसे मैं इस डस्टर को, रिमोट की बात करूं, अगर हम इसको मेल्ट कर दें पूरी तरीके से तो मेल्ट करने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी लिक्विड फॉर्म को अगर हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें दोबारा से तो वो आपकी एक रॉक का स्ट्रक्चर बनेगा जिसको कहा जाएगा आग्नेय चट्टान। जब भी अब सादीकरण होगा तो उसमें सेडिमेंटेशन होगा, तो सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया होगी और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, सीमेंटेशन हो जाएगा। और यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर को याद रखना, इसी आधार पर हम किसी भी चट्टान को किसी भी रूप में बदल सकते हैं। जैसे आपके पास मान लो आग्नेय चट्टान, ये सबसे मूल चट्टान है। आग्नेय चट्टान को आप 3 रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आग्नेय चट्टान को आप आग्नेय चट्टान बना सकते हैं, आग्नेय चट्टान को हम अवसादी चट्टान भी बना सकते हैं, और आग्नेय चट्टान को हम रूपांतरित या मेटा रॉक में भी, कायांतरित में भी चेंज कर सकते हैं। मतलब आप इसको मेटा रॉक भी बना सकते हैं, इसको आप सेडिमेंट्री भी बना सकते हैं, और इसको आप इग्नियस भी बना सकते हैं। बस तरीका एक ही याद रखना, सब जगह जब भी आपको ये बनाना होगा तो इसमें आपको मेल्टिंग आफ्टर कूलिंग या कूलिंग आफ्टर मेल्टिंग, यहाँ पर कूलिंग की जरूरत पड़ेगी आपको। और जब भी आपको ये बनाना है तो पहले सीमेंटेशन करना पड़ेगा या सेडिमेंटेशन करना पड़ेगा। जब उसका सेडिमेंटेशन हो जाएगा, मतलब ये जैसे पत्थर है तो इसको अगर हम इस रिमोट को तोड़ दें और तोड़कर छोटे छोटे अवसादों में परिवर्तित कर दें तो उसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन के बाद इसका क्या करना होगा, हमें सीमेंटेशन करना होगा, मतलब इसमें सीमेंट लगाना होगा। और जब ये चट्टाने बनाएंगे तो इसमें टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ये आपका चट्टान का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार आप किसी भी चट्टान को किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हो। तो अभी केवल आप 3 चट्टानों के नाम याद रखेंगे, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, केवल यहां पर ज्यादा नहीं याद रखना। अब ये जो तीनों प्रकार की चट्टानों का फॉर्मेशन हमें पूरे भारत की चट्टानी संरचना यानी कि पूरे प्रायद्वीपीय पठार हिमालय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है
इस पूरे प्रकार की 3 प्रकार की चट्टानों को 8 जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में डिवाइड करके आपको पढ़ना। तो इन तीनों चट्टानों का जो वर्गीकरण है, तीनों प्रकार की जो चट्टानों का वर्गीकरण है, उसको हम 8 भौगोलिक समयों में विभाजित करके पढ़ते हैं। तो अगर आपको भारत का भूगर्भिक इतिहास पढ़ना है तो उसको हम 8 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अब ये 8 भाग कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहले अरावली रॉक सिस्टम स्टडी करना है। तो सबसे पहले कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे? अरावली सिस्टम के बारे में पढ़ा जाएगा। अरावली के बाद जो दूसरा सिस्टम आएगा वो धारवाड़ सिस्टम आएगा। ये क्रम याद रखना। धारवाड़ के बाद आपको विंध्यन और कुड़प्पा सिस्टम को पढ़ना होगा, और इसके बाद आपको गोंडवाना सिस्टम को पढ़ना होगा। गोंडवाना सिस्टम हम चाहें तो ये पूरा एक साथ भी याद रख सकते हैं। और उसके अलावा दक्कन लावा का सिस्टम, और दक्कन लावा के समय में ही काराकोरम का निर्माण होगा। इस सीरीज को आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा फिर आपको हिमालय का जो सेडिमेंटेशन हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट जो आएगा वो आपका जलोढ़ निक्षेप के बारे में पढ़ा। तो ये पूरे के पूरे 8 जूलॉजिकल इवेंट हमें भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये क्रम याद रखना 8 जूलॉजिकल इवेंट्स का। इन पूरे 8 जूलॉजिकल इवेंट्स को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे, जैसे ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी, उसी उत्पत्ति क्रम में आपको भारत के अंदर जो पृथ्वी की उत्पत्ति की निर्माण प्रक्रिया उसको समझनी होगी। तो प्रारंभिक अवस्था में यह माना जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक गैसियस स्टेज में थी। गैस का धधकता हुआ एक गोला दिखाई देती थी। इस गोले में धीरे धीरे क्या हुआ, कूलिंग हुई और उसका सॉलिडिफिकेशन हुआ। जैसे जैसे इस गोले का कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन हो रहा था, मतलब वो ठंडी होती जा रही थी, ठंडी होने के साथ जम रही थी, और उसकी बाहरी जो पपड़ी थी वो धीरे धीरे मोड़ पड़ते जा रहे थे, उसमें वलन की प्रक्रिया हो रही थी। तो यानी ऊपर की जो तरल अवस्था थी पृथ्वी की, वो धीरे धीरे सॉलिड अवस्था में परिवर्तित होती गई, जिसे आज हम क्रस्ट के नाम से पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के सबसे ऊपर की जो स्ट्रक्चर है वो क्रस्ट कहलाता है। क्रस्ट के नीचे आज भी हमें मेंटल मिलता है, और जो आज भी हमारा तरल अवस्था में एक मैग्मा स्टेज में मिलता है। मतलब हमारी पृथ्वी अभी भी पूरी तरीके से शीतल नहीं हुई है, पूरी तरीके से कूलिंग या ठंडी नहीं हुई। ठंडी केवल कौन सी हुई है? प्रपट्टी का ऊपरी भाग ही केवल ठंडा हुआ है, और उसी को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। और उसी ठंडा होने से विभिन्न प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ, विभिन्न प्रकार के फोल्ड पड़े, और फोल्ड पड़ने से वहां पर वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई। जब यह क्रस्ट सॉलिड हो गया था, सॉलिड होने के बाद भी इसमें काफी ज्यादा दरारें पड़ी, और अंदर का मैग्मा फिर इनसे बाहर निकला, और वहां पर कई प्रकार की हमें ज्वालामुखी क्रियाएं भी देखने को मिलती हैं। लेकिन हमें यह समझना है कि इस पूरी पृथ्वी के निर्माण में, जब पूरी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, इस पृथ्वी के निर्माण में भारत की क्या भूमिका रही होगी। जब इस पूरी पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा तो इस पृथ्वी के ऊपर का सबसे पहले जो क्रस्ट वाला भाग है ये कूलिंग हुआ होगा, और कूलिंग होने से यहाँ पर क्या है, बहुत प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या था, बहुत चट्टानों का निर्माण हुआ, और उन चट्टानों के निर्माण के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी ज्वालामुखी की क्रियाएं भी हुई। तो ये पूरे क्रस्ट पर हुई, और उन्हीं क्रस्ट में कुछ हिस्सा भारत का भी रहा होगा। तो इतनी जमीन भारत की रही होगी, तो इसमें भी तो बहुत सारी भौगोलिक घटनाएं देखने को हमें मिलेंगी। याद रखना, यहां पर अभी पृथ्वी के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था चल रही है। यहां पर अभी किसी भी जीव जंतु का निर्माण नहीं हुआ है। कुल मिला के अभी वायुमंडल भी अस्तित्व में नहीं है, केवल पृथ्वी का निर्माण स्टार्ट हो रहा है। तो जब ये यहाँ पर चट्टानें बनी होंगी प्रारंभिक अवस्था में, तो उसमें कुछ चट्टानों का निर्माण भारत में भी हुआ होगा। तो किस काल से हमें भारत में शुरुआत करनी चाहिए? जब हम जूलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे तो उस जूलॉजिकल टाइम स्केल की शुरुआत जो सामान्यतः हम करते हैं, हमें पूरी जूलॉजिकल टाइम स्केल नहीं पढ़ना है, तो इस जूलॉजिकल टाइम स्केल की जो शुरुआत है वो प्री कैम्ब्रियन से सामान्यतः की जाएगी। तो किस काल से इसकी शुरुआत की जाएगी? प्री कैम्ब्रियन काल से हम इसकी शुरुआत करेंगे, और प्री कैम्ब्रियन के बाद जो काल आता है वो कैम्ब्रियन काल आएगा। तो मोटा मोटा आपको रफ आइडिया याद रखना। तो पहला काल प्री कैम्ब्रियन है, और दूसरा कौन सा है? कैम्ब्रियन काल है।
तो भारत में भी जो चट्टाने मैंने कहा था कि प्राचीन से प्राचीन चट्टाने भारत में देखने को मिलेंगी, और वो चट्टाने किस काल की चट्टाने होंगी? कैम्ब्रियन, सॉरी, प्री कैम्ब्रियन। तो इस पूरी पृथ्वी पर सबसे पहले किस काल की चट्टानों का निर्माण हुआ होगा? प्री कैम्ब्रियन, और उसमें से कुछ चट्टाने हमारे भारत में भी बनेंगी। फिर अगला जो चरण आता है वो कैम्ब्रियन काल का आता है। तो कैम्ब्रियन काल में जो चट्टाने बनी है उनमें से कुछ चट्टाने हमारे भारत में भी बनी होंगी। अब हम भारत में याद कैसे करेंगे? तो चैलेंज ये आता है कि भारत में इस भूगर्भिक समय सारणी के साथ साथ हम इस सिस्टम को कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो प्री कैम्ब्रियन के अंदर अगर हम जाएंगे तो भारत के अंदर यहां पर आपको देखो, जब तक हम लोकेशन को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो भारत में यहां पर आपको एक पूरी की पूरी रेंज दिखाई देती है। इस रेंज को कहा जाता है अरावली पर्वत श्रेणी। तो आपको इसकी शुरुआत ही कहां से करनी है? तो हम इसकी शुरुआत अरावली से ही करेंगे, क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में माना जाता है, और इसमें जितने भी प्रकार की चट्टानें बनी होंगी वो सबसे प्राचीन चट्टानें देखने को मिलेंगी, और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ होगा। तो यहां से हमें एक एविडेंस मिल जाएगा। तो इन चट्टानों का, तो अरावली क्रम की चट्टानों का निर्माण भारत में कब हुआ होगा? तो इन चट्टानों का निर्माण भारत में किस काल में हुआ होगा? कैम्ब्रियन काल में हुआ होगा। किस प्रक्रिया से हुआ था? जब हम जानते हैं कि पृथ्वी में क्या हो रहा था, कूलिंग हो रही थी, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। तो पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी थी, तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी में क्या हो रहा था, धीरे धीरे पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी थी वो ठंडी हो रही थी, और ठंडी होने के साथ उसमें जमाव भी हो रहा था। तो प्री कैम्ब्रियन काल याद रखेंगे, और प्री कैम्ब्रियन काल में किन चट्टानों का निर्माण होगा और किस प्रक्रिया से होगा? तो यहां पर जो चट्टानें बनेगी वो आपकी सबसे प्राथमिक चट्टानों का निर्माण होगा, और इन्हीं प्राथमिक चट्टानों को एक सीरीज दी जाती है भारत के अंदर। तो उन्हीं को कहा जाता है अरावली क्रम की चट्टानें, अरावली क्रम की चट्टानें। तो अरावली क्रम की चट्टानों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके सबसे बेस्ट एविडेंस हमें अरावली क्रम के अंदर देखने को मिलते हैं, और अरावली में ही इसका सबसे प्रमुख अध्ययन हमें देखने को मिलता है। इसलिए भारत में जो सबसे मूल चट्टानें, जो सबसे पुरातन चट्टानें मिलती है उनको हम प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें कहेंगे। तो ये पूरे भारत में मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगी, खास तौर पर पेनिनसुला वाले रीजन में। तो पूरे भारत में ये प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें मिलेंगी। देखो, इसको एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूं, एक अलग बोर्ड पर समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहां समझो, पहले इससे पहले कुछ बेसिक समझते हैं। यहां पर आपको यह समझना है सबसे पहले कि जब भारत की हम स्थिति को समझेंगे, भारत को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। भारत को जब भी हम डिवाइड करेंगे तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो सबसे जो दक्षिण का हिस्सा है, या फिर ऐसे समझो, ये जो हमारा पूरा भारत का मैप है, एक फटाफट रफ मैप बना लेते हैं भारत का। तो ये पूरा जो भारत का हमें मैप मिलता है, इस मैप के अंदर हमें तीन प्रकार की टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। तो इस मैप में तीन प्रकार की टोपोग्राफी आपको देखने को मिलेगी। हम वर्तमान से पीछे जाने का प्रयास करेंगे। इसका ये जो दक्षिण का पूरा हिस्सा है, ये पूरे का पूरा जो दक्षिण का हिस्सा है, इस खंड को कहा जाता है पेनिनसुलर इंडिया। तो ये क्या है, हमारा एक पेनिनसुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, या इसको कहेंगे प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखने को मिलता है। इसके ऊपर जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है, ये पूरे का पूरा, ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपका हिमालय का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी हिमालयन स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जो मध्य वाला भाग है, ये पूरे का पूरा मध्य वाला जो भाग है, इस भाग को हम सामान्यतः काउंट करते हैं किसमें? मैदान में, प्लेन के अंदर इसको हम काउंट करेंगे। तो तीन प्रकार की स्थलाकृतियां आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। तो इसको हम किसमें काउंट करेंगे? प्लेन में काउंट करेंगे। तीन प्रकार की टोपोग्राफी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। क्लियर हुआ?
अब हमें यह समझना है कि सबसे पहले किस टोपोग्राफी का निर्माण हुआ था। तो याद रखेंगे कि सर्वप्रथम सबसे फर्स्ट जो फॉर्मेशन हुए थे वो पेनिनसुला प्लेटू का हुआ था। सेकंड जो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा वो हिमालय का मिलेगा, और जो सबसे न्यू या थर्ड फॉर्मेशन भारत में देखने को मिलेगा वो आपको प्लेन का मिलेगा। यानी कि सबसे पहले जो पर्वत निर्माण होगा वो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ था। सबसे पहले क्या बना था? प्रायद्वीपीय पठार बना था। और जब ये प्रायद्वीपीय पठार, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड हम पढ़ेंगे आगे जाके, तो जब पेंजिया का विभाजन हुआ, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड में डिवाइड हुआ, गोंडवाना लैंड से भारत डिवाइड होकर उत्तर पूर्व की ओर चलता है और यूरेशियन प्लेट के साथ जब जाकर टकराता है तो इसी के उत्तर में पूरी की पूरी एक रेंज का फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरी की पूरी जो रेंज यहाँ पर बनती है, इसी रेंज को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसी के मध्य बाद में अवसादों के निक्षेप से मैदानों का निर्माण हुआ। तो हमें जो भारत की मैंने 8 जो पार्ट में डिवाइड किया है, उस 8 पार्ट में कुछ जो घटनाएं हैं वो प्रायद्वीपीय पठार में होंगी, कुछ हिमालय में होंगी और कुछ इन मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी। तो 3 भागों में हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट जो घटनाएं होंगी वो हमारी कहां पर होंगी? प्रायद्वीपीय खंड के अंदर हुई होंगी। अब मैं समझा रहा हूं आपको कि प्रायद्वीपीय खंड में कैसे निर्माण हुए थे। तो सबसे पहले जो जूलॉजिकल इवेंट आपको याद रखने हैं वो हमारे कहां पर होंगे? इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में इस साइड सबसे पहले आपको स्टडी देखने को मिलेगी किसकी? अरावली पर्वत क्षेत्र की। तो अरावली यहां पर आपको मिलेगा, तो इसको हम अरावली पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। इस अरावली पर्वत श्रेणी में जो चट्टानों का निर्माण हुआ था वो किस प्रोसेस से हुआ था? इसमें हमने बताया आपको कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन की प्रक्रिया हुई। अभी सिर्फ सिंपल शॉर्टकट में याद रखो, अभी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो अरावली क्रम की चट्टानों का निर्माण कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन की प्रक्रिया से हुआ था, और यह निर्माण जिस काल में हुआ था उसी को कहा जाता है प्री कैम्ब्रियन। तो इनका निर्माण किस काल में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में इनका निर्माण हुआ था, इसलिए इन चट्टानों को हम अरावली क्रम की चट्टानें कहते हैं। तो यहां पर कौन सी चट्टानें मिलेंगी? अरावली क्रम की चट्टानें मिलेंगी। तो जब भी आप भारत का भूगर्भिक समय सारणी भूगर्भिक इतिहास की स्टडी करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हमारा प्री कैम्ब्रियन काल से स्टार्ट होगा, और उसमें किन चट्टानों का निर्माण बताएंगे? अरावली क्रम की चट्टानों का निर्माण बताएंगे। और किस प्रक्रिया से होगा? पृथ्वी के क्रस्ट के ठंडा होने से होगा। इसके बाद जो दूसरे क्रम की चट्टानों का भारत में अध्ययन किया गया तो वो आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहां पर एक क्षेत्र देखने को मिलता है जिसको कहते हैं धारवाड़। धारवाड़ महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में आपको मिल जाएगा एक क्षेत्र जिसको कहा जाता है धारवाड़। तो धारवाड़ के अंदर जो चट्टानें मिलती हैं, तो धारवाड़ में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वो भी आपको प्री कैम्ब्रियन की मिलती हैं। तो सबसे पहले अरावली का निर्माण याद रखेंगे। दूसरी, अब अरावली क्रम की चट्टानें पूरे भारत में मिलेंगी, लेकिन अध्ययन हम कहां से करेंगे? अरावली से। उसी प्रकार धारवाड़ की क्रम चट्टानें पूरे भारत में मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले स्टडी इनकी धारवाड़ में की गई, तो इसलिए नामकरण क्या रखा गया? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो ये हमें किस काल में मिलेंगी? ये भी आपको प्री कैम्ब्रियन काल में ही देखने को मिलेंगी। जब प्री कैम्ब्रियन काल में इनका निर्माण हुआ था, तो जो अब निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ था उसमें याद रखेंगे इनका निर्माण सामान्यतः अवसादीकरण की प्रक्रिया से हुआ था, सेडिमेटेशन की प्रक्रिया से हुआ था। यहां ये कह सकते हैं चट्टानों के अपक्षय या अपर्दन की प्रक्रिया से इनका निर्माण हुआ था, इरोजन एंड वेदरिंग। तो इनका निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? वेदरिंग और इरोजन की प्रोसेस से हुआ है। अब इसमें जो चट्टानें बनेगी कैसे? तो अपसादीकरण किनका हुआ होगा? जो मूल चट्टानें थी। तो ये जो मूल चट्टानें, तो मूल चट्टानें कहां पर बनी हुई थी? हमारी अरावली क्रम में। आग्नेय वगैरह की जो चट्टानें, सबसे मूल चट्टानें ग्रेनाइट, नीस वगैरह के एग्जांपल मिलेंगे। तो इन्हीं मूल चट्टानों का क्या हो जाएगा?
अपक्षय होगा और इन्हीं मूल चट्टानों के अपक्षय से जो अवसादी चट्टानें बनेगी, तो यहाँ पर मुख्यतः कौन सी चट्टानें बनेगी, अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा और उन्हीं चट्टानों को कहा जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो भारत में दूसरा चट्टान क्रम कौन सा याद रखेंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसके बाद तीसरे क्रम में अगर हम जाएंगे तो यहां पर आपको एक पूरे का पूरा माउंटेन रेंज मिलेगी जिसको हम विंध्यन पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्तमान में क्या मिलती है, एक विंध्यन रेंज देखने को मिलती है और इस साइड अगर हम पूर्वी साइड में जाएंगे तो पूर्वी घाट क्षेत्र मिलता है। पूर्वी घाट में आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र है जिसको कहा जाता है कुड़प्पा। तो यहां पर क्या था, आज तो हमें ये पूर्वी घाट में कुड़प्पा और वर्तमान में विंध्यन रेंज दिखाई देती है, लेकिन हम पृथ्वी के प्रारंभिक काल में हैं। तो इस प्रारंभिक काल में जाएंगे तो यहां पर क्या था कि ये और ये दोनों क्षेत्र या दोनों को कॉमन करके लिख सकते हैं या ऐसे कर लो, अलग अलग लिखते हैं। तो इसको पहले क्या कहा जाता था, ये एक विंध्यन भूसन्नति थी। यहां पर क्या थी, एक विंध्यन भूसन्नति देखने को मिलती थी और उसी प्रकार यहां पर जो मिलती थी उसको कहते थे कुड़प्पा भूसन्नति। तो ये दो भूसन्नति क्या होता है, पहले उसको समझ लेते कि भूसन्नति का मतलब क्या होता है। भूसन्नति का मतलब होता है एक बहुत गहरा क्षेत्र जो अवसादों से, तो जैसे ये कोई क्षेत्र है, ये पूरे का पूरा पानी से भरा हुआ है। तो यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है और ये एक इसकी डेप्थ दिखाई दे रही है। तो ये एक गहरा जली भाग है, लेकिन जब इसके अंदर अवसादों का निक्षेप होने लगता है, यहाँ पर अवसाद जमा होने लगते हैं, तो इसकी गहर जो तली है वो धीरे धीरे सेडिमेंट्स के कारण भरती चली जाती है और ये इस तरीके से पूरे का पूरा गड्ढा भरता चला, मतलब कीचड़ टाइप का इसमें बनता चला जाएगा। अब आप देखेंगे इसमें जो जल की गहराई है वो काफी कम होती है। तो ये जो उथला पानी मिल रहा है, यहाँ पर जो उथला पानी मिल रहा है, जो आपको एक शैलो वाटर दिखाई दे रहा है, तो इसी शैलो वाटर एंड डीप वाटर बॉडी, डीप वाटर बॉडी, तो ये डीप तो है यहां तक, ये देखेंगे डीप तो काफी ज्यादा, लेकिन इसमें पानी कैसा है, उथला हुआ पानी, ऊपर ऊपर पानी है। तो डीप एंड शैलो वाटर बॉडी इज कॉल्ड जियो सिंक्लाइन भूसन्नति। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जियो सिंक्लाइन के नाम से पढ़ते हैं। ये जो दोनों भूसन्नतियां थी, ये काफी बड़े इस तरीके की भूसन्नतियां बनी हुई थी। इन भूसन्नतियों में क्या होता है, मैंने कहा कि इन भूसन्नतियों में किसका निर्माण किससे बनेगी, अवसादों के निक्षेप से। इस तरफ से भी कुछ नदी आ रही होंगी, इस तरफ से भी कुछ नदी आ रही थी। तो इन नदियों के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, अवसादों का निक्षेप किया गया होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अवसादों का निक्षेप हुआ और ये पूरी की पूरी भूसन्नति किससे भर गई होगी, अवसादों से भर चुकी थी। ये पूरी की पूरी भूसन्नति किससे फिल हो गई, अवसादों से फिल हो गई। और अवसादों में किस प्रकार के अवसादों का निक्षेप हुआ, यहां पर सबसे ज्यादा जो हुआ था वो कैल्शियम निक्षेप, या इसको कलकैरियस डिपोजिशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर कलकैरियस डिपॉजिट देखने को मिलता है और इन फ्यूचर में जाकर इसमें कुछ प्रेशर लगे, आंतरिक बल लगने के कारण जो सेडिमेंट्स थे वो धीरे धीरे फोल्ड होकर ऊपर की ओर आते गए और यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी का या चट्टान श्रेणी का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो चट्टानें मिलती है विंध्यन और कुड़प्पा भूसन्धि के अंदर, वो इसी प्रक्रम से बनी हुई है। तो कलकेरियस डिपॉजिट के कारण अवसादी, इसलिए आज आप देखोगे विंध्यन और कुड़प्पा में सबसे ज्यादा कैल्शियम चूना वगैरह, लाइमस्टोन वगैरह देखने को मिलता है। अब ये किस काल में प्रक्रिया हुई थी, तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है दोनों कालों की, ये आपकी कैम्ब्रियन काल के अंदर देखने को मिलती है। तो कैम्ब्रियन काल के अंदर इन दोनों ही प्रकार की भूसन्नतियों का निर्माण हमें देखने को मिल जाएगा। यहां तक आनी समझ में आई। तो प्री कैम्ब्रियन काल में किसका निर्माण होगा, अरावली क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा और उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा और तीसरे नंबर पर जो निर्माण होगा वो विंध्यन एवं कुड़प्पा भूसन्नति का निर्माण होगा। एक बार अगर पूरे का पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखेंगे तो यहाँ पर देखो मैंने आपको ये लिखा, सबसे पहले अरावली रॉक सिस्टम, दूसरा धारवाड़, फिर विंध्यन एंड कुड़प्पा
उसके बाद जो आएगा वो गोंडवाना रॉक सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद दक्कन लावा का फ्लो होगा। अब ये कैसे हुआ, अब समझो जरा। अब यहां तक की कहानी समझ में आ गई, अब आगे की कहानी को समझते हैं। तो दो प्रकार के चट्टानों का क्रम यहां पर हमने समझ लिया। तो ये हमारा पूरे का पूरा पेनिनसुला है, और इस पेनिनसुला में अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां पर सबसे पहले किस क्रम की चट्टानों का निर्माण हो चुका है, अरावली सीरीज का निर्माण हो चुका है, अरावली क्रम की चट्टानें। इसके अलावा दूसरे नंबर पर यहां पर निर्माण हो चुका है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और दोनों का निर्माण किस क्रम में हुआ है, किस काल में हुआ है, दोनों का निर्माण आपका प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ। और तीसरे नंबर पर यहां पर आपको विंध्यन, ठीक है, दो श्रेणियां मिलेंगी यहां पर, एक विंध्यन श्रेणी और दूसरी कुड़प्पा। तो दोनों का जो निर्माण है यहां पर विंध्यन और इस जगह पर कुड़प्पा, तो विंध्यन और कुड़प्पा का जो निर्माण है वो एक ही क्रम में होगा जिसको कहा जाता है कैम्ब्रियन। तो ये तीन क्रम तक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इन दोनों का जो निर्माण हुआ है वो किसमें हुआ है, प्री कैम्ब्रियन। अब याद रखना कि ये जो चट्टानें अभी तक बनी हुई है, अब विश्व में पूरी पृथ्वी की स्थिति को समझते हैं। पूरी पृथ्वी जो है हमारी वो पूरी एक गोले में थी जिसको पेंजिया के नाम से जाना जाता था। तो इसका मतलब है कि पूरी पृथ्वी एक जगह पर थी, मतलब पूरे के पूरे स्थल खंड और जलीय खंड एक ही जगह पर हमें देखने को मिलते थे, जिसे किस नाम से जाना जाता है, पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और इसके में जो सागरीय भाग था उसको पेंथालासा के नाम से जाना जाता था। अब यहां पर याद रखना कि जो अभी तक की जो हमने तीन चट्टानों की प्रक्रिया पढ़ी है, ये तीनों प्रकार की चट्टानें पेंजिया में बन चुकी थी। तो पेंजिया में आपका प्री कैम्ब्रियन की चट्टानों का भी निर्माण हो चुका होगा, और यहां पर आपकी कैम्ब्रियन का भी निर्माण हो चुका होगा। तो प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन एरा तक जो निर्माण था वो सब पेंजिया में चल रहा था, भारत तो अभी था ही नहीं। अब यहां पर याद रखना, भारत तो अभी था ही नहीं, अभी केवल पेंजिया है। तो पेंजिया में जिन चट्टानों का निर्माण हो रहा है, लेकिन बाद में तो हमें स्पेस मिलेगा ना, तो बाद में तो हमारा भारत यहीं पर कहीं ना कहीं भारत की भी जमीन निकल कर आएगी। तो इसी जगह पर दक्षिण वाले हिस्से पर भारत होगा, तो इसी भारत में ये सारी की सारी क्रियाएं हो रही हैं। और याद रखना उस समय भारत अस्तित्व में नहीं है, हम कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन में चले, उस समय केवल पेंजिया अस्तित्व में था। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट क्या हुआ कि जो पेंजिया है ये दो भागों में डिवाइड होता है। पेंजिया क्या करेगा, स्प्लिट कर जाएगा और ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, तो बीच में से कटेगा और ये सामान्यतः दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये जो दो भाग हैं, एक उत्तर का भाग कहलाएगा और एक आपका दक्षिण का भाग कहलाएगा। तो ये नॉर्थ में मूवमेंट हुआ, इसमें दक्षिण में मूवमेंट हुआ। तो इसका मतलब है यहां पर क्या हो गया, पेंजिया का विभाजन हमें देखने को मिल जाता, और पेंजिया विभाजित होकर दो भागों में टूट गया। उत्तर वाला जो भाग था उसको हम अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, और दक्षिण वाला जो भाग है उसको हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। तो एक उत्तर के भाग में अंगारा लैंड और दक्षिण के भाग में गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ, और बीच में जो जलीय भाग था उसको हम टेथिस सागर के नाम से नॉर्मली जानते। तो इन दोनों के बीच में जो सागर पैदा हुआ उसको क्या कहा जाएगा, टेथिस सागर। अब पहले भारत कहां पर था, पेंजिया में। तो पेंजिया में हमारी ये तीन सीरीज की चट्टान है, ये भारत पेंजिया का पार्ट है, याद रखना। भारत अभी किसका पार्ट है, पेंजिया का। अब पेंजिया से डिवाइड होकर भारत किस में आ जाएगा, तो अब हमें भारत की जो स्थिति देखने को मिलेगी वो कहां पर मिलेगी, गोंडवाना लैंड के अंदर देखने को मिलेगी। और इसी गोंडवाना फेज में, इसी गोंडवाना क्रम की फेज में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ था उन्हीं चट्टानों को गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहा जाता है। तो भारत में इसके बाद जो चट्टानें मिलेंगी, तो इसके बाद ये कौन सा था, पेंजिया। पेंजिया के बाद जो भारत आएगा वो किस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा, यहां पर भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र ये गोंडवाना में देखने को मिलेगा। तो ये कौन सा आ जाएगा, गोंडवाना वाला लैंड आ जाएगा। तो गोंडवाना लैंड से भारत का अब निर्माण होगा। तो ये तीन स्ट्रक्चर तो पहले बन चुके थे। चौथा स्ट्रक्चर जो भारत में बनेगा वो बनेगी भारत में गोंडवाना लैंड की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें।
तो भारत में जो चौथे क्रम की चट्टानें मिलती हैं वो कौन सी मिलती हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत में देखने को मिलती हैं। मध्य भारत के अंदर पाई जाने वाली गोंड जनजाति के नाम से ही इन चट्टानों को गोंडवाना क्रम की चट्टानों का नामकरण किया गया। तो गोंड जनजाति के नाम से इसका निर्माण गोंडवाना लैंड और मिलने वाली चट्टानों को गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहा जाता है। इसमें एक प्रोसेस आपको देखने को मिलती है और ये किस काल में हुआ था? ये आपका लगभग कार्बोनी फेरस के समय में होगा। तो ये प्रक्रिया कब होगी? कार्बोनी फेरस। तो ये जो प्रक्रिया हुई थी ये किस काल में हुई थी? कार्बोनी, मतलब जो पेंजिया का विभाजन स्टार्ट हुआ था ये कार्बोनी फेरस में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, फिर इसमें भी परमो कार्बोनी फेरस कई पार्ट से हम डिवाइड करते हैं, तो इतना अभी नहीं जाना है। तो कार्बोनी फेरस में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के फॉर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए मान लेते हैं कि गोंडवाना लैंड की जो चट्टान है वो लगभग कार्बोनी फेरस के चट्टान है। अब कार्बोनी फेरस की अगर हम बात करें तो ये कार्बन का समय माना जाता है। तो कार्बोनी फेरस का मतलब है ये कार्बन का युग है, तो इसको कार्बन युग के नाम से जाना जाता है। मतलब कार्बन का मतलब है यहां पर अब जीव उत्पत्ति या वनस्पति की उत्पत्ति देखने को मिल सकती है। तो इसका मतलब अभी अब कार्बन किससे आया होगा? जीवों से। जीव सड़े गले होंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोयले का निर्माण देखने को हमें मिल जाएगा। कार्बन मतलब कोयले का निर्माण। तो भारत में जब हम कोयले की स्टडी करते हैं तो कार्बन गोंडवाना क्रम का ही कोयला हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और इसी कार्बोनी फेरस में एक चीज आपको और याद रखना, इसी में हुआ था हिमयुग। तो जो हमें एक हिमयुग देखने को मिलता है, जो एक ग्लेशिएशन देखने को मिलता है, तो ग्लेशिएशन भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ग्लेशिएशन भी हमें देखने को मिलता है। हिमयुग की शुरुआत भी देखने को मिलती है। तो हिमयुग भी किस समय आया था? कार्बोनी फेरस में। याद रखना हिमयुग जब आया था वो दो जगह पर आया था। दो ऑप्शन है, या तो ये ऊपर वाले बिंदु से आएगा या फिर दक्षिणी ध्रुव से आएगा। ये आपका नॉर्थ पोल है और या फिर ये साउथ पोल है। तो जब भी ग्लेशिएशन होगा या तो नॉर्थ पोल से होगा या फिर साउथ पोल से होगा। ये देना पानी की बोतल। या तो ये नॉर्थ पोल से होगा या फिर ये साउथ पोल से होगा। तो क्वेश्चन आता है कि गोंडवाना सीरीज में या कार्बोनी फेरस में जो ग्लेशिएशन हुआ था, हिमयुग हुआ था, वो उत्तरी ध्रुव से होगा या दक्षिणी ध्रुवों से होगा? तो याद रखना कि ये दक्षिण ध्रुव पास में पड़ेगा। तो ये उत्तर से ग्लेशिएशन नहीं आएगा, ये ग्लेशिएशन दक्षिण से आएगा। तो ये दक्षिणी स्रोतों से हुआ है। तो इसके स्रोत क्या है? दक्षिणी स्रोत। दक्षिणी स्रोत का मतलब ये दक्षिणी ध्रुव के पास से ग्लेशिएशन हमें देखने को मिलता। तो ये चार प्रकार की चट्टानों का निर्माण आपको किस फेज तक मिल जाएगा? जब तक हमारे भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब आगे के स्टेप को समझिए। तो चार प्रकार की चट्टानों का क्रम आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या हुआ? तो तीन स्टेप हमने पढ़ लिए। पहला स्टेप हमारा था जिसमें हमने पेंजिया में भारत को समझा। ये भारत किसमें था? जब भारत पेंजिया में था। तो पेंजिया में तीन चट्टानों का निर्माण हमने पढ़ा। सबसे पहले अरावली सीरीज की रॉक मिलेंगी, दूसरी आपकी धारवाड़ की रॉक मिलेंगी, और तीसरा हमें यहां पर विंध्यन और कुड़प्पा का सिस्टम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जब भारत पेंजिया से विभाजित होकर जाएगा, तो भारत पेंजिया से विभाजित होकर किसका हिस्सा बनेगा? तो भारत एक पार्ट बनेगा किसका? जिसको कहा जाता है गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट बनेगा। गोंडवाना लैंड में जो क्रम चट्टानों का सीरीज हमें देखने को मिलती है, तो गोंडवाना लैंड में जो सीरीज मिलती है वो आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती है। तो यहां पर कौन सी मिलेंगी? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो इस तरीके से यहां पर आपको चौथा स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। अब क्या होगा कि भारत जो था, अब समझे जरा, इसके बाद समझे। तो पहले हमने अंगारा लैंड से इसको डिवाइड किया, ये था हमारा पेंजिया। पेंजिया जब डिवाइड हुआ तो ये दो ब्लॉक में डिवाइड हो गया, उत्तर वाले हिस्से में और दक्षिण वाले हिस्से में। इसको कहा गया अंगारा और इसको कहा गया गोंडवाना। यहां तक क्लियर हो गया। अब भारत पहले पेंजिया का भाग था, भारत पहले पेंजिया का भाग था, अब गोंडवाना लैंड का भाग है।
अब क्या हुआ कि जो गोंडवाना लैंड है इसमें भी डिवाइडेशन होना और इसमें भी कई प्रकार के डिवाइडेशन देखने को मिलते हैं। तो कालांतर में जाकर क्या हो गया, गोंडवाना में भी पुनः विभाजन हो गया। ठीक है, इसको एक अलग थ्योरी में पढ़ेंगे, जब वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत वगैरह हम पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, उस समय पेंजिया को पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा किस तरीके से ये टूटा, कैसे कैसे क्या हुआ। अभी याद रख लें, पेंजिया टूटा, फिर अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, कई महाद्वीपों में डिवाइड होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो उसी में हमारा जो भारत था, भारत किस महाद्वीप के पास में था, जो अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप हमें देखने को मिलता है, ये मान लेते हैं कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। तो जो अफ्रीका महाद्वीप था, अफ्रीका महाद्वीप की भूमि के साथ ही यहां पर हमें भारत की भूमि देखने को मिलती थी। तो अफ्रीका की भूमि के साथ ही किसकी भूमि जुड़ी हुई थी, भारत की भूमि। और कालांतर में यहां से भी क्या हो जाएगा, पुनः विभाजन हो जाएगा। तो भारत का लैंड भी क्या हो जाएगा, अफ्रीका की भूमि से विभाजित होगा। और विभाजित होने के बाद भारतीय प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के रूप में एक लैंड पार्ट हमें मिलेगा जो उत्तर पूर्व की दिशा में प्रवाहित होगा। अब इसके अगला स्टेप क्या हुआ, तो ये दो स्टेप तो यहां तक हो गए, गोंडवाना लैंड से भारत का उत्पत्ति हुई। अब क्या होगा यहां पर कि जो अफ्रीका था, यहां पर जो भारत अफ्रीका महाद्वीप यहां हमें जो देखने को मिलता है, तो इसी अफ्रीका की भूमि से डिवाइड होता है हमारा भारत, अलग हो जाता है। और अलग होने के बाद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यहां से मूव करता है। अब इसमें चार क्रम की चट्टानें हम पढ़ चुके हैं, याद रखना यहां तक चार क्रम की चट्टानों का निर्माण हो चुका है। अरावली क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यन एंड कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अब क्या होगा, तो ये प्रायद्वीपीय भारत हमारा कंप्लीट हो गया। तो प्रायद्वीप तक हमारी ये कहानी कंप्लीट होती है, चार क्रम की चट्टानें आपको सारी जगहों पर देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद जब ये कंटिन्यू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ता है और आगे जाएगा ऊपर, और नॉर्थ ईस्ट में जाने के बाद फाइनली यहां पर एक पूरी की पूरी प्लेट थी जिसको कहा जाता है यूरेशियन प्लेट। अभी इन प्लेटों पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, विश्व में यूरेशियन प्लेट वगैरह या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ा जाएगा, उसमें आपको सारी चीजें बहुत डिटेल से करवाई जाएंगी। तो जो प्रायद्वीपीय खंड है ये उत्तर पूर्व दिशा में गति करता है और यूरेशियन प्लेट के साथ इसकी पश्चिमी भुजा क्या जो लंबी थी, यूरेशियन प्लेट के साथ इसकी पश्चिमी भुजा जाकर टकरा जाएगी। तो यहां से कहानी नई स्टार्ट होगी। तो ये जो प्रायद्वीपीय खंड था ये किस प्लेट के साथ टकराएगा, यूरेशियन प्लेट के साथ टकराएगा। और इसकी जो पश्चिमी भुजा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर ये काफी बड़ा था और ये थोड़ा छोटा था। जो पश्चिमी भुजा है ये जाकर टकराएगी और जैसे ही इसके साथ टकराएगी तो यहां पर फोल्ड बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यूरेशियन प्लेट में यहां पर क्या होते हैं, फोल्ड बनना स्टार्ट होते हैं और इसी से निर्माण होता है किसका, काराकोरम का। तो यहां पर निर्माण होगा किसका, काराकोरम रेंज का निर्माण होगा। अब नया अध्याय स्टार्ट होगा यहां पर कि जब भारतीय प्लेट अफ्रीकन प्लेट से विभाजित होकर उत्तर पूर्व दिशा में गति करती है और यूरेशियन प्लेट के साथ जाकर कोलाइड करती है और जिससे काराकोरम रेंज का निर्माण होता है। अब यह क्रिया किस काल में प्रारंभ हुई होगी, तो यह क्रिया प्रारंभ हुई थी क्रिटेशियस काल में। तो क्रिटेशियस काल के अंदर क्या हुआ, तो क्रिटेशियस में काराकोरम रेंज का निर्माण होता है। और इसी क्रिटेशियस काल में जब काराकोरम रेंज का निर्माण हुआ था, जब क्रिटेशियस काल में काराकोरम रेंज का निर्माण हुआ, उसी समय दक्कन वाले क्षेत्र में क्या होता है, लावा का फ्लो होता है। यहां पर क्या होता है, लावा का उद्गार होगा। लावा का उद्गार मतलब यहां पर एक वॉल्केनिक एक्टिविटीज, वॉल्केनिक इरप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो भारत में क्या हुआ, एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। इस वॉल्केनिक इरप्शन होने का कारण आपको अभी मैं बेसिक समझा रहा हूं, आगे जाके जब हम भारत की प्लेट टेक्टोनिक बताएंगे उस समय डिटेल से पढ़ेंगे। यहां पर अभी सिर्फ सिंपल इतना समझ लेना कि जब ये काराकोरम रेंज से जाकर टकराता है तो इसमें कुछ इस तरीके से बैक फोर्स रिलीज हो रहा था। और यहां पर क्या होता है, महाराष्ट्र में एक दरार का यहां पर निर्माण हो जाता है। तो दरार पड़ने के कारण अंदर का जो लावा था वो बाहर की ओर आ जाता है। इसको आगे वाली क्लास में डिटेल से समझा जाएगा, अभी केवल याद रखना है काराकोरम फेस में ही यहाँ पर दक्कन लावा का उद्गार हुआ
और यहाँ पर दक्कन लावा से क्या हुआ, तो जो लावा उद्गार हुआ इसी को हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है दक्कन लावा। तो दक्कन लावा, जो दक्कन ट्रैप का हम निर्माण पढ़ते हैं, वो इसी क्रिटेशियस काल में सेम टाइम पीरियड में होगा। ये भी किस समय का मिलेगा आपको, क्रिटेशियस समय का ही देखने को मिलेगा। तो क्रिटेशियस काल में ही ये स्थिति आपको देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ जो पश्चिमी घाट वाला जो था, यहां पर भी एक क्रैक डेवलप होता है और जो अरब सागर का खंड था वो टूटकर यहां से नीचे चला जाता। तो ये तीन घटनाएं आपको क्रिटेशियस काल के अंदर देखने को मिल जाती हैं। इसी क्रिटेशियस काल के बाद फिर आपकी हिमालय की उत्पत्ति की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो क्रिटेशियस के बाद जो सिनोजोइक आता है उसमें हिमालय निर्माण पढ़ेंगे। तो अगले चरण में क्या हो जाएगा, हिमालय का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। और अलग अलग अवस्थाओं में, जिसमें तीन प्रकार का ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण होगा। इयोसीन, मियोसीन, स्लोगोसीन जो पढ़ेंगे, इन सारे समयों में हिमालय का निर्माण, मतलब पूरा जो सिनोजोई कह रहा है वहां पर हिमालय का निर्माण हो जाएगा। तो अभी तक हमने हिमालय भारत में चार प्रकार की स्थलाकृतियों का अध्ययन कर लिया। अब फाइनली क्या होगा, तो सबसे पहले हमने देखा, अब शुरू से समझो। सबसे पहले हमने इस प्रायद्वीपीय खंड को पढ़ा। इस प्रायद्वीपीय खंड के अंदर सबसे पहले हमने यहां पर किसको पढ़ा, अरावली सीरीज का निर्माण हुआ यहां पर। दूसरे नंबर पर यहां पर हमने धारवाड़ का निर्माण पढ़ा। तीसरे नंबर पर यहां पर विंध्यन एवं कुड़प्पा का निर्माण हमने पढ़ा। और चौथे नंबर पर हमने यहां पर गोंडवाना का निर्माण पढ़ा। तो ये चार प्रकार की चट्टानी संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। समय याद रखेंगे, इन दोनों का जो समय है वो प्री कैम्ब्रियन मिलेगा। ये क्रिया प्री कैम्ब्रियन काल में होगी दोनों की। विंध्यन और जो कुड़प्पा की प्रक्रिया होगी ये कैम्ब्रियन काल में होगी। और जो ये है ये आपकी कार्बोनिफेरस में होगी। और इसी के बाद उत्तर में हमारा यहां पर हिमालय की उत्पत्ति स्टार्ट हो जाती है। समानांतर कई श्रेणियों का निर्माण होता है, जिसमें सबसे पहले उत्तर में यहां पर सबसे पहले उत्तर में काराकोरम श्रेणी का निर्माण होगा। तो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले काराकोरम श्रेणी का निर्माण हुआ। और उसी के साथ जब काराकोरम श्रेणी का निर्माण हो रहा था, काराकोरम श्रेणी के निर्माण के समय में ही यहाँ पर दक्कन में लावा का उद्गार हुआ। तो यहीं पर हमें दक्कन लावा देखने को मिल जाएगा। तो काराकोरम का जो विकास क्रम है ये क्रिटेशियस काल के अंदर मिलता है, क्रिटेशियस में आपको देखने को मिलेगा। और दक्कन लावा जो है ये भी आपको सेम क्रिटेशियस काल में ही देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, फिर आपका हिमालय की उत्पत्ति के चरण स्टार्ट हो जाते हैं, सिनोजोइक के अंदर जाकर अलग अलग समय में स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो लास्ट टोपोग्राफी भारत में बननी थी, तो प्रायद्वीपीय खंड बन चुका था, हिमालय बन चुका था। अब जो मूल स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर बनेगा वो इसके नीचे बनेगा। ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाएगा मैदान। तो भारत में अंतिम जो स्थलाकृति मिलती है, जो सबसे नवीन स्थलाकृति है, तो सबसे नवीन जो स्थलाकृति यहाँ पर हमें मिलती है, उस स्थलाकृति को क्या कहा जाता है, मैदान। और इसका निर्माण किससे हुआ था, जलोढ़ के निक्षेप से हुआ है। यहाँ पर क्या मिलते हैं, हमें जलोढ़ निक्षेप देखने को मिलते हैं, मतलब एलुवियल के डिपॉजिट आपको देखने को मिलते हैं, या एलुवियम डिपॉजिट देखने को मिलता। अब क्वेश्चन आता है कि ये एलुवियम डिपॉजिट किसके द्वारा किया गया था। तो ये एलुवियम डिपॉजिट दो तरीके से हुआ है। कुछ नदियां जो हिमालय से आ रही थी और कुछ नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत से आ रही थी। तो मुख्यतः हिमालय की नदियां याद रखें, तो हिमालय नदियों के द्वारा इसका क्या किया गया, तो ये हिमालय की जो हिमालयन रिवर थी, तो हिमालय नदियों के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पर निक्षेप किया गया। अब क्वेश्चन आता है कि ये किस काल में हुआ था। तो इसका काल पीरियड याद रखेंगे, प्लिस्टोसीन। तो प्लिस्टोसीन के अंदर ये क्रिया हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से भारत का एक भूगर्भिक इतिहास का पूरा मेथड आप यहां पर याद रखेंगे। तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, अरावली हमने समझ लिया। दूसरे नंबर पर किसका निर्माण हुआ, हमने वो समझ लिया। अब सिर्फ हमें डेटा को समझना है, बाकी मैं समझा पूरा चुका हूं। अरावली, धारवाड़, विंध्यन, कुड़प्पा,
गोंडवाना रॉक्स फॉर्मेशन एंड गोंडवाना फ्रैक्चर, ये एक साथ ही आप याद रख सकते हो। फिर दक्कन लावा और काराकोरम का फॉर्मेशन हमने पढ़ा, और लास्ट में हिमालय का फॉर्मेशन, और हिमालय के फॉर्मेशन के बाद लास्ट किसका होगा, एलुवियल डिपॉजिट हमें देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ यहां तक? अब एक एक करके इनकी थ्योरीज को एक बार समझ लेते हैं। तो ये तो मैं आपको अलग से करा चुका हूं पूरे का पूरा। तो सबसे पहला जो जियोलॉजिकल इवेंट पढ़ेंगे, पहली जो भूगर्भीय घटना है वो आपकी घटित होगी किस काल में, प्री कैम्ब्रियन में, जहां पर अरावली फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होगा, और इस स्थिति में हमारी पृथ्वी एक गैस का धधकता हुआ गोला थी। तो कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द क्रस्ट सरफेस इन द प्री कैम्ब्रियन एरा 600 मिलियन ईयर एगो। तो प्री कैम्ब्रियन युग में 600 मिलियन वर्ष पूर्व भूप्रपटी सतह पठारी क्षेत्र के ठंडा होने और जमने से इसका निर्माण हुआ था, जिनको आर्कियन नीस, या तो इन चट्टानों को क्या कह दिया जाता है, आर्कियन नीस या ग्रेनाइट, मतलब इग्नियस रॉक से ही जुड़ा हुआ पार्ट है। आग्नियस रीक या ग्रेनाइट या आग्नेय कह सकते हैं, इन चट्टानों का निर्माण यहां पर होता है। रॉक्स आर मेटामॉर्फिज्ड माइनर इग्नियस एक्टिविटीज एक्वर अरावली फोल्डेड माउंटेन कम टू एक्सटेंस। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहां पर इन चट्टानों के अलावा बहुत सारी, ठीक है, कायांतरण की, ये लिखा हुआ है, रूपांतरित चट्टाने रूपांतरित होती गई, मतलब अपने फेस को चेंज करती गई। बहुत सारी छोटी छोटी वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई, और अरावली पर्वत भी यहां पर अस्तित्व में आया। इसलिए अरावली पर्वत में ये प्रकार की चट्टाने आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सेकंड जियोलॉजिकल इम्पेंट होता है, वो भी किस काल में होता है, प्री कैम्ब्रियन में, जहां पर निर्माण होता है किसका, धारवाड़ की चट्टानों का। तो अरावली और धारवाड़ का टाइम पीरियड बिल्कुल सेम रहेगा। स्टडी इन द फर्स्ट टाइम इन धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका के, मैंने महाराष्ट्र बोल दिया था शायद, कर्नाटका याद रखना। तो यहां पर कर्नाटका में इसकी स्टडी की गई थी। इसके अलावा दीज आर द लेयर्ड रॉक फॉर्म्ड आफ्टर द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द आर्कियन रॉक। तो जो पहले से आर्कियन क्रम की चट्टानें, याद रखना इन्हीं चट्टानों को जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये क्या लिखा हुआ है हमने, आर्कियनीस। तो इन्हीं आर्कियन चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। यह भारतीय भूगर्भिक सरणी के पैमाने में पहली रूपांतरित अपसादी चट्टान है। तो ये पहली बार क्या हुआ, भारत में सेडिमेंट्री रॉक्स का, सेडिमेंटेशन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तीसरा जियोलॉजिकल टाइम हमने पढ़ा था हड़प्पा एंड विंध्यन, और इसमें हम पढ़ चुके थे कि कैलकैरियस डिपॉजिट इन द हड़प्पा एंड विंध्यन सिंक्लाइन एंड इट्स अपलिफ्टेड ड्यूरिंग कैम्ब्रियन। तो हड़प्पा एवं विंध्यन भूसंततियों में कैल्शियम युक्त निक्षेप हुए, और कैम्ब्रियन काल में इनका क्या हो गया, उत्थान हुआ, और उस उत्थान से दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो हड़प्पा आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसलिए नाम इसका हड़प्पा पड़ा, और विंध्यन हम जानते ही हैं पूरे का पूरा। चौथा जियोलॉजिकल टाइम होता है वो कौन से टाइम में होगा, कार्बोनिफेरस याद रख सकते हैं केवल, या परमो कार्ब। तो इसमें किसका निर्माण होगा, गोंडवाना फॉर्मेशन। तो परमो कार्बोनी ग्लेशिएशन फ्रॉम ए सदर्नली सो, दक्षिण की ओर से परमो कार्बोनिफेरस से हिमानीकरण हुआ। मैंने बताया था कि दक्षिणी स्रोतों से यहाँ पर क्या होता है, हिमानीकरण होता है। इससे ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिट कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिट आर कॉल्ड गोंडवाना। तो इस ग्लेशियल से जो डिपोजिशन हुए थे, ग्लेशियर के पिघलने से, जमने से जो चट्टानों के ऊपर इंपैक्ट पड़ा था, उसी को हम गोंडवाना क्रम की चट्टाने कहते हैं। जैसे जबलपुर में मिलने वाले जो टार्स हैं, तो ये इसी ग्लेशिएशन के एग्जाम्पल हैं। तो मध्य प्रदेश में भी ये ग्लेशिएशन देखने को मिलता है। क्यों मिलता है वो आगे जाकर पढ़ेंगे। आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश तो इस ग्लेशिएशन से बहुत दूर है। मैं आपको आगे प्लेट टेक्टोनिक के अंदर समझाऊंगा कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगला जो पांचवा जियोलॉजिकल टाइम आपको याद रखना है वो मिसोजोइक में याद रख सकते हैं, जहां पर गोंडवाना फ्रैक्चर हुआ था। यहाँ इसी को आप गोंडवाना के साथ ही याद रख सकते हैं। मेन जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आता है वो हमारा क्रेटेशियस पीरियड में होता है। क्रेटेशियस पीरियड में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले काराकोरम रेंज का फॉर्मेशन हुआ, फिर दक्कन लावा का फ्लो हुआ, और उसके अलावा जो पश्चिमी घाट था वो भारतीय प्लेट से क्या हो गया, यहाँ पर निमज्जित हो जाता, नीचे की ओर धस जाता। यहाँ ये कह सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, निमज्जन को मतलब सबडक्शन हो जाता। सबडक्शन मतलब निक्षेपण हो जाता है इसका। छठवें जियोलॉजिकल टाइम में ही आप हिमालय के ओरिजिन की प्रक्रिया बता सकते हैं, जिसमें इयोसीन में ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद लेजर हिमालय मियोसीन में, और प्लियोसीन के अंदर शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति होती है। और सातवां जो जियोलॉजिकल टाइम मिलता है वो आपको प्लिस्टोसीन के अंदर मिलता है, या प्लिस्टोसीन से पहले मिलता है।
जहां पर हिमालय में अपसादीकरण हमें देखने को मिलता है। तो हिमालय की चट्टानों में क्या होता है, अपसादीकरण होता है। और फाइनली प्लिस्टोसीन काल में आकर आपके, अब देखो अपसादीकरण होगा तभी तो अपसाद टूटकर हमारे जो दक्षिण का जो क्षेत्र था हिमालय के, वहां पर पहुंचेंगे। तो वहां पर जो अपसादीकरण हुआ, वो अपसाद बहकर कहा क्या करते हैं, जलोढ़ का निक्षेप करते हैं, जिससे गंगा प्लेन का निर्माण हिमालय नदी के द्वारा, कोस्टल प्लेन का निर्माण प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा किया गया। तो पूरे का पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना का जो मैदान है वो इस सीरीज के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये पूरे के पूरे 8 जूलॉजिकल टाइम स्केल आपको याद रखने, थ्योरी का बहुत बड़ा रोल नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट को समझ लो। मैं दोबारा से समझा रहा हूं। सबसे पहले यहां पर जो निर्माण होगा वो किसका होगा, यहां पर निर्माण होगा हमारा अरावली क्रम की चट्टानें। देखो अब सिंपल सिंपल याद रखें, तो यहां पर अरावली क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा। इन्हीं अरावली क्रम की चट्टानों को हम आर्कियन नीस की चट्टानें भी कहते हैं, जो प्री कैम्ब्रियन काल में बनी थी। बस इतना जितना बता रहा हूं उतना कर लेना, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और प्री कैम्ब्रियन में इनकी जो प्रोसेस थी वो कैसी थी, कूलिंग हुआ था और सॉलिडिफिकेशन हुआ था। और किसका हुआ था, जो अर्थ थी हमारी उसके क्रस्ट का हुआ था। तो पृथ्वी की भूप्रपटी के ठंडा होने से इनका निर्माण हुआ। दूसरा जो स्ट्रक्चर आपको मिलता है वो यहां पर याद रखना है पहले के बाद। दूसरा स्ट्रक्चर याद रखेंगे जिसमें किसका निर्माण होता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा। अब ये जो निर्माण प्रक्रिया है वो आपको कैसे याद रखनी है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण भी किस काल में होगा, तो पहले तो इसका काल याद रख लेना, ये भी सेम काल में, लेकिन इसमें भी काफी ज्यादा गैप होता है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बन जाएंगे, ये प्री कैम्ब्रियन पहले होगा और ये प्री कैम्ब्रियन बाद में आएगा। ऐसा नहीं कि पहले इसको लिख लो बाद में उसको लिखेंगे। अब प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ क्या हुआ, जो आर्कियन चट्टानें थी पहले से बनी हुई थी, जो आर्कियन चट्टानें थी, इन्हीं आर्कियन चट्टानों में चट्टानों का क्या हो गया, अपक्षय हो गया, इनकी वेदरिंग हो गई। बस इतना याद रख लो। तो प्री कैम्ब्रियन काल में आर्कियन चट्टानों के अपक्षय से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। और तीसरा जो क्रम हम याद रखेंगे वो आपको यहां पर याद रखना है। तो इस जगह पर आपको विंध्यन क्षेत्र मिलेगा। तो यहां पर एक विंध्यन का पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या मिलेगा हमें बेटा, विंध्यन, जिसको मैंने दिया था नाम विंध्यन भूसन्नति। और उसी तरीके से यहां पर आपको ये कर्नाटका के अंदर मिलेगा, याद रखना। और यहां पर आपको मिलती है जिसको कहते हैं कुड़प्पा भू सन्नति। तो इन कुड़प्पा भूसन्नति और विंध्यन भूसन्नति दोनों में एक साथ ही याद रखेंगे। कुड़प्पा और विंध्यन भूसन्नति में क्या देखने को मिलता, हमें कैल्शियम निक्षेप देखने को मिलता है। और इसी में जब ये कैल्शियम निक्षेप हुआ और इसी में कालांतर में जाकर एक उत्थान होता है, और उसी उत्थान से इन दोनों प्रकार की चट्टानों का निर्माण होगा। अरावली सॉरी विंध्यन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसके बाद जो चौथा स्टेप मैंने आपको बताया था वो आपको याद रखना है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ था और कब हुआ था, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ था, पहले तो इसका काल याद रखेंगे, कार्बोनीफेरस में होगा। और कार्बोनीफेरस में किस प्रक्रिया से होगा, तो ये ग्लेशिएशन ग्लेशिएशन ठीक है, देवनागरी में लिख दिया मैंने ग्लेशिएशन, या इसको आप कह सकते हो हिमानीकरण से हुआ था। और ये हिमानीकरण जो था ये कहाँ से हुआ था, दक्षिणी स्रोतों से आया था, उसी से इन गोंडवाना क्रम का चट्टानों का निर्माण हुआ था। इसके बाद जो अगला स्टेप यहाँ पर आप याद रखेंगे वो आप याद रखेंगे काराकोरम श्रेणी का निर्माण। तो काराकोरम रेंज का निर्माण किस काल में हुआ था वो आप यहाँ पर बताएंगे, इसका निर्माण आपका क्रिटेशियस काल में हुआ था। ये पूरे का पूरा क्रम याद रखेंगे। और उसी समय जब ये प्रक्रिया हुई थी तो उसी सेम टाइम पीरियड पर यहाँ पर
दक्कन लावा का निर्माण याद रखना है। अब दक्कन लावा का जो निर्माण है ये भी किस क्रम में याद रखना है, सेम टाइम पीरियड याद रखेंगे। तो ये निर्माण भी आपका क्रिटेशियस में ही होगा। उसके बाद फिर आगे जाकर आपके हिमालय की निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हिमालय का निर्माण होगा सिनोजोइक में। तो सिनोजोइक में आपका पूरे का पूरा हिमालय मिल जाएगा। और लास्ट जो घटना आपको याद रखनी है वो यहाँ पर प्लेन का निर्माण याद रखना है, जो किस काल में होगा। लास्ट जो 8वां इवेंट होगा हमारा वो आपका होगा प्लेस्टोसीन में। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से पूरे के पूरे जूलॉजिकल टाइम स्केल को याद रख सकते हैं। रटने से कभी भी जूलॉजिकल टाइम स्केल नहीं आएगा, कीवर्ड्स याद रखो। और जब तक क्रम नहीं बताओगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले हमें अरावली सीरीज बताना है, फिर धारवाड़ बताना है, फिर विंध्यन कुड़पा बताएंगे, उसके बाद गोंडवाना बताएंगे, गोंडवाना के बाद अरावली और दक्कन लावा का फ्लो बताएंगे, उसके बाद हिमालय की उत्पत्ति और लास्ट में हम मैदानों की उत्पत्ति बताएंगे। अब सोचो कि अगर आप भारत का जूलॉजिकल टाइम स्केल ही नहीं पढ़ रहे, जूलॉजिकल फॉर्मेशन ही नहीं पढ़ते, इसकी जूलॉजिकल हिस्ट्री नहीं पढ़ते, तो आगे जाकर हमें चीजें समझने में काफी ज्यादा कठिनाई होगी। तो ये सारी निर्माण प्रक्रियाएं तो आपको समझ में आ गई। और इन निर्माण प्रक्रियाओं के बाद आपको यहां पर क्या करना है कि एक नई चीज और समझ लेना है। तो इन सारी निर्माण प्रक्रियाओं के बाद आपको जो लास्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक आएगा वो इसी से जुड़ा हुआ है। अगर वो टॉपिक आपने और पढ़ लिया तो फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। वो हमें पढ़ना है भारत में प्लेट विवर्तनिकी। तो अगर आपने भारत की प्लेट विवर्तनिकी को समझ लिया, आगे जाके जब हम भूकंप वगैरह पढ़ेंगे, वोल्केनो पढ़ेंगे भारत में, या पर्वतों का निर्माण पढ़ेंगे, किसी भी प्रकार के एविडेंस की अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो वो हमें प्लेट टेक्टोनिक से मिल जाएगा। तो हम भारत की प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे और क्या भारत में टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई है उसके हमारे पास प्रमाण क्या है। तो हम पैलियो टेक्टोनिक और नियो टेक्टोनिक दोनों को पढ़ेंगे, पूरा विवर्तनिकी में क्या हुआ था और नवीन विवर्तनिकी में क्या हुआ था। तो आज की क्लास थी हमारी जूलॉजिकल टाइम स्केल पर, वो पूरी कंप्लीट हो गई है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।